बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं एक और स्पेशल वीडियो के साथ, एक और स्पेशल लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूं। तो डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम सब मिलके, आज आप और मैं मिलके एक ऐसे लिखेंगे, अपने राइटिंग मॉड्यूल की प्रैक्टिस करेंगे। ये जो पार्ट होता है ये जनरल ट्रेनिंग के लिए भी सेम होता है और एकेडमिक के लिए भी सेम होता है। यानी कि ऐसे राइटिंग आपको जनरल ट्रेनिंग में भी लिखना पड़ता है और आपने ऐसे राइटिंग में भी, सॉरी, एकेडमिक में भी लिखना पड़ता है। तो स्टूडेंट, मूव करते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट देखें, मैंने जो एक एक लाइन लिखी हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक एक लाइन में आपने ऐसे लिखना है, आपने पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है। मैं ये जो एक एक लाइन आपके सामने अभी एक एक लाइन आपके सामने लाऊंगी, एक एक लाइन आपके सामने लिखूंगी, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने लाइन को ऐसे लिखना है, बल्कि आपने पैराग्राफ की फॉर्म में ही लिखना है। और जैसे ही फर्स्ट पैराग्राफ हमारा खत्म होगा, मैं उसके साथ मेंशन कर दूंगी कि यहाँ पे पहला पैराग्राफ खत्म हो गया है। तो स्टूडेंट, मूव करते हैं आज के लेक्चर की तरफ और देखते हैं कि आज जो हम ऐसे लिखने वाले हैं उस ऐसे का टॉपिक है क्या। तो स्टूडेंट, हमारे ऐसे का टॉपिक है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। तो स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बात बताई थी कि रीडिंग मॉड्यूल में कि आपने किन चीजों का ख्याल रखना है, कोहेजन का ख्याल रखना है, आपने इन ऐसी चीजों का आपने ख्याल रखना है कि जो जो एक पैराग्राफ है, विद इन द पैराग्राफ, इन पैराग्राफ के अंदर जो जो सेंटेंसेस हैं उनके दरमियान भी एक ताल्लुक होना चाहिए, और जो आपके डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं उन पैराग्राफ्स के दरमियान भी एक रिलेशन होना चाहिए। यानी कि हर पैराग्राफ आपका दूसरे पैराग्राफ से एक रिलेशन शो कर रहा हो, एक ताल्लुक शो कर रहा हो, और हर सेंटेंस आपका दूसरे सेंटेंस से एक ताल्लुक शो कर रहा हो। ये हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है। तो हमारे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन हम लोग रीड करते हैं। इन्वायरमेंटल इश्यूज हैव बिकम अ मेजर कंसर्न इन टुडेज वर्ल्ड ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। स्टूडेंट, कुछ समझ आई है कि आपने अपने ऐसे को स्टार्ट कैसे करना है? इन्वायरमेंटल इश्यूज हैव बिकम अ मेजर कंसर्न। स्टूडेंट, क्या? environmental issues have become a major concern in today's world due to rapid industrialization and population growth। यानी कि पहली लाइन में आपके टॉपिक को मेंशन किया गया है। तो आपने क्या करना है, ऐसे लिखते वक्त पहली लाइन में अपने टॉपिक को इस तरह से मेंशन करना है कि आप उसकी कोई वजूहात बता दें और आप बताएं कि ये कितना बड़ा, दुनिया का कितना बड़ा मामला है या कितना बड़ा कॉन्सर्न है। In this essay, we will discuss some of the most significant environmental problems and propose possible solution to tackle them। स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा फर्स्ट पैराग्राफ खत्म होता है। देखें, सेकेंड लाइन हम एक दफा फिर रीड करते हैं कि इन दिस essay we will discuss some of the most significant environmental problems and propose possible solutions to tackle them। तो माय डियर स्टूडेंट, यानी कि हम जो अपने एग्जामिनर है, जो हमारा पेपर चेक करेगा, उसको हम एक पॉइंट दे रहे हैं यहाँ पे कि हम अपने पैराग्राफ्स में, आने वाले जो पैराग्राफ्स हैं, आने वाला जो हमारा ऐसे बाकी बचा हुआ रिमेनिंग ऐसे है, हम उसमें क्या एक्सप्लेन करेंगे। तो जो हमारा एग्जामिनर होगा, अगर आपने ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, ये जो फर्स्ट टू लाइंस होती हैं या जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा, इसको आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा, इसकी वर्डिंग को आपने बहुत अच्छे से यूज किया होगा, इसकी वर्डिंग आपने बहुत अच्छी यूज की होगी, तो स्टूडेंट, आपका एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये जो बच्चा है ये आगे जो एक्सप्लेन करेगा, इसके माइंड में इसने चीजों को ऑर्गेनाइज कर लिया है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक दफा लेकिन सोचना है कि आपने अपने ऐसे में क्या लिखना है, आपने अपने ऐसे में कितने पैराग्राफ यूज करने हैं। और एक बात ये कि अब जितने पैराग्राफ यूज करेंगे, जितने पैराग्राफ आप लिखेंगे, उस हर पैराग्राफ का मेन कंसर्न क्या होगा, यानी कि हर पैराग्राफ में आप क्या क्या चीज डिस्कस करेंगे। यह हमारा पैराग्राफ नंबर 2 स्टार्ट होता है कि वन ऑफ द फोरमोस्ट इन्वायरमेंटल इशू इज एयर पोल्यूशन। स्टूडेंट, को समझ आई है कि जो बात मैंने आपको कही थी कि हर पैराग्राफ में आपने एक ही बात को डिस्कस करना है,
मल्टीटास्किंग इज नॉट पॉसिबल एट एनी टास्क। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो आज ऐसे को लिखते हुए आपको कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। तो एक दफा प्रीवियस लेक्चर को गो थ्रू कर लें तो फिर इस लेक्चर की तरफ आए। वन ऑफ द foremost environmental issues is air pollution. वन ऑफ द foremost environmental issue is air pollution, यानी कि जो हमारा एक तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के बाद जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, एक इशू को डिस्कस कर रहे हैं। वो कौन सा इशू है? एयर पोल्यूशन का इशू है। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स बाय व्हीकल्स इन इंडस्ट्रीज release harmful emissions into the atmosphere, leading to smoke and respiratory problems. The burning of fossil fuels by vehicles in industries release harmful emissions into the atmosphere, leading to smoke and respiratory problems. यानी कि पहली लाइन में क्या चीज बताई है? आपने अपना टॉपिक बताया है। आप जो अपने पैराग्राफ में एक्सप्लेन करने वाले हैं, आपने अपनी फर्स्ट लाइन में अपना जो सेकंड पैराग्राफ है यानी कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के बाद वाला जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है उसमें आपने जो पहली लाइन है आपने अपना मेजर कंसर्न बता दिया है कि आपने इस पैराग्राफ में आगे डिस्कस क्या करना है। आपने अपने पहले पैराग्राफ में एयर पोल्यूशन को डिस्कस करना है। तो बता रहे हैं कि जब फोसिल फ्यूल की बर्निंग होती है, चाहे वो व्हीकल से हो या इंडस्ट्रीज से हो, वो ऐसी हार्मफुल इमिशन क्रिएट करती हैं, ऐसी हार्मफुल स्मोक एटमॉस्फेयर में इमिट करती हैं कि जिससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती हैं। जिससे क्या होती हैं? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यानी कि उस चीज के कॉन्सिक्वेंसेस बताए जा रहे हैं। तो स्टूडेंट आपको समझ आई है कि पहली लाइन में आपने टॉपिक बताना है और दूसरी से आपने एक्सप्लेन करना शुरू कर देना है। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं कि मजीद एयर पोल्यूशन के बारे में क्या एक्सप्लेनेशन दी गई है कि टू एड्रेस दिस गवर्नमेंट कैन इंप्लीमेंट stricter emissions norms and encourage the adoption of cleaner technologies such as electric vehicles, renewable energy sources. स्टूडेंट पहली लाइन में टॉपिक बताया गया, दूसरी लाइन में उसके कॉजेस बताए गए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताए गए कि ये किस चीज से होती है, इसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। लास्ट लाइन में वापस बताया गया कि इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है कि गवर्नमेंट कैन इंप्लीमेंट स्ट्रिक्टर इमिशन नॉर्म्स एंड इनकरेज द एडॉप्शन ऑफ क्लीनर टेक्नोलॉजीज सच एज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। स्टूडेंट ये जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ था इसमें हमने एयर पोल्यूशन को डिस्कस किया है। तो मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट लाइन की तरफ। अनदर प्रेसिंग कंसर्न इज डिफॉरेस्टेशन। स्टूडेंट अगर आपने मेरा ये रीडिंग मॉड्यूल वाला लेक्चर देखा है तो आपको एक बात याद आ रही होगी कि वहां पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मल्टीटास्किंग इज नॉट पॉसिबल। स्टूडेंट यानी कि एक जो टॉपिक है आपका, एक पैराग्राफ है उसमें आपने एक ही चीज को एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट पैराग्राफ में हमने एयर पोल्यूशन का डिस्कस किया है, सेकंड पैराग्राफ में हमने क्या किया है? डिफॉरेस्टेशन को किया है। यानी कि डिफॉरेस्टेशन भी हमारी एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है। द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर, lodging and urbanization leads to habitat loss and contribute to climate change. सेम वही चीज की गई है स्टूडेंट कि पहली लाइन में टॉपिक बताया गया है, आपके पैराग्राफ का टॉपिक बताया गया है कि इस पैराग्राफ में आखिर आपने लिखना क्या है। डिफॉरेस्टेशन के बारे में लिखना है। डिफॉरेस्टेशन के बारे में क्या है कि किस वजह से होती है कि जब लोग एग्रीकल्चर के लिए फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं, लॉजिंग के लिए करते हैं या अर्बनाइजेशन के लिए करते हैं, तो ये उसके काजेज हो गए। यानी कि किस वजह से ये चीज होती है, यानी कि डिफॉरेस्टेशन किस वजह से होती है। और आगे इसके लीड्स टू मीन इसके इफेक्ट्स बताए जा रहे हैं कि इट लीड्स टू हैबिटेट लॉस एंड कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज। स्टूडेंट एक बात तो समझ गए होंगे आप, इसके बाद की जो मेन चीज बताई जाएगी वो ये चीज बताई जाएगी कि इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। क्या कि इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। स्टूडेंट तो another pressing concern is deforestation, the clearing of forest for agriculture, lodging and urbanization leads to habitat loss and contributes to climate change. Reforestation efforts along with sustainable
लैंड यूज प्रैक्टिसेस कैन हेल्प कॉम्बाट दिस प्रॉब्लम। पहली लाइन में टॉपिक बताया गया, दूसरे पॉइंट में उसके काजेस बताए गए यानी कि डिफॉरेस्टेशन किस वजह से हो रही है, तीसरे पॉइंट में हमें बताया गया जी कि ये किस का इफेक्ट, मतलब ये किस चीज को इफेक्ट करती है, यानी कि ये क्लाइमेट चेंज को इफेक्ट करती है, ये हैबिटेट लॉस को लीड करती है। यानी कि एक चीज है, यानी कि मैं अगर आपको कहूं, हम अपनी बात नहीं करें बल्कि किसी बर्ड्स की बात कर लें कि वो बर्ड्स एक जगह पे रह रहे हैं, एक फॉरेस्ट में वो रह रहे हैं, और जब अपना फॉरेस्ट आप क्लियर कर देते हैं, जब फॉरेस्ट आप क्लियर कर रहे हैं तो यानी कि आप किसी का घर छीन रहे हैं, आप किसी का मस्कन छीन रहे हैं, यानी कि हैबिटेट लॉस की तरफ लीड हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रही है। यानी कि जब दरख्त नहीं होंगे तो जो होगा, हमारा एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज होना शुरू हो जाएगा, यानी कि जो ट्रीज होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब ट्रीज ही नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बहुत हद तक फैलती जाएगी। रिफॉरेस्टेशन इफेक्ट यानी कि डिफॉरेस्टेशन का जो सोल्यूशन है वो क्या है, रिफॉरेस्टेशन। Planting more trees and protecting existing forests can provide numerous benefits, including carbon sequestration and biodiversity conservation. स्टूडेंट, दो लाइंस में इस चीज का सोल्यूशन बताया गया है। क्या बताया गया है पहली लाइन में कि रिफॉरेस्टेशन के थ्रू आप डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, और आप जितना ज्यादा आप ट्री को प्लांट कर सकते हैं, यानी कि जितना ज्यादा आप दरख्त लगा सकते हैं, जितना ज्यादा आप अपने एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यह आपको बहुत ज्यादा फायदे देगी। यानी कि जो कार्बन की होगी ना, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ये मेंटेन रहेगी, और जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है ये जाया नहीं होगी, ये कंजर्व हो जाएगी। तो स्टूडेंट, अपने जो है अपने आसपास का भी ख्याल रखा करें, अपने माहौल का भी ख्याल रखा करें, और अगर आप थोड़ा टाइम भी फ्री होते हैं तो प्लीज एक से दो दरख्त तो आप प्लांट कर ही सकते हैं, एक से दो दरख्त तो आप लगा ही सकते हैं। तो स्टूडेंट, पहले पैराग्राफ में हमने एक प्रॉब्लम को डिस्कस किया, उसके काजिस को किया, उसके इफेक्ट को किया, उसके सोल्यूशन को किया। सेकंड में फिर हमने दूसरे पैराग्राफ में हमने क्या किया, दूसरे पैराग्राफ में हमने एक नई चीज ली, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम में एक नई प्रॉब्लम ली। वो कौन सी थी, डिफॉरेस्टेशन थी। डिफॉरेस्टेशन के काजेस, इफेक्ट एंड सॉल्यूशंस, ये हमारा हो गया जी थर्ड पैराग्राफ। वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन इज आल्सो अ सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल चैलेंज। स्टूडेंट, आपने अपने हर पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन होगी उसमें आपने टॉपिक मेंशन करना है। स्टूडेंट, इस चीज को तो आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। ये जो मैं आपके सामने इतनी बड़ी कहानी पेश कर रही हूँ, मेरा मकसद सिर्फ यही है कि जब आप अपना ऐसे लिखें, मेरा ये नहीं था कि मैं पहले, मेरा ये आइडिया नहीं था कि मैं आपको इस तरह की भी प्रैक्टिसेस करवाऊंगी, लेकिन जब अपनी बात आती है, बंदा अपने पे सोचता है कि मैं सोचती थी कि जब टॉपिक्स दिए जाते थे, मैं कोई लेक्चर लेती थी तो मेरी यही कोशिश होती थी कि मैं वहां से लेक्चर लूं जहां पे मुझे एक एक चीज डिटेल में बताई जाए। तो स्टूडेंट, मैं इसलिए आपको एक ही चीज डिटेल में बता रही हूँ ताकि जब आप अपना टेस्ट देने जाएं तो आपको ये ना लगे कि आपने जो मेरे वीडियोस देखे हैं वो जाया किए हैं, बल्कि आपने अपना अपना टाइम वेस्ट किया है। अपना अपना टाइम वेस्ट नहीं करना स्टूडेंट। मैं आपको एक एक चीज थरोली, एक चीज आपको कंप्लीटली समझा रही हूँ, सिर्फ इस वजह से समझा रही हूँ कि आप जो अपना टाइम मुझे दे रहे हैं वो आप एक अच्छा टाइम आप गुजार के जाएं, और जब आप अपने टेस्ट में बैठे तो आप दुआएं दें कि हम एक अच्छी जगह से लेक्चर्स लेके आए हैं और हम एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और उम्मीद है कि अल्लाह आप सबको जरूर कामयाब करेगा। फर्स्ट में हमने एक टॉपिक को लिया, सॉरी फर्स्ट में हमने एक कंसर्न को लिया, दूसरे में हमने दूसरे को लिया, तीसरे में हम ले रहे हैं वाटर पोल्यूशन को। देखते हैं वाटर पोल्यूशन में क्या कहता है। वाटर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट, agriculture runoff, and improper disposal of chemical contaminate water sources, posing risk to both humans and wildlife। यानी कि वाटर पोल्यूशन की सबसे पहले काज बताया गया है, वजह बताई गई है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर रन ऑफ एंड इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ केमिकल्स कंटामिनेट वाटर सोर्सेज, पोजिंग रिस्क टू बोथ ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ। यानी कि ये जो कंटामिनेट वाटर सोर्सेज है,
यहाँ तक कास है। उसके बाद जो है पोजिंग रिस्क टू बोथ ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ, ये इसके बाद का इफेक्ट है। प्रॉपर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड प्रोमोटिंग इको फ्रेंडली फार्मिंग प्रैक्टिसेस आर एसेंशियल स्टेप्स टू मिटिगेट वाटर पोल्यूशन। पहले लाइन में टॉपिक बताया गया, दूसरे पॉइंट में आपको, दूसरी लाइन में आपको बताया गया, काजेस बताए गए, फिर उसके इफेक्ट्स बताए गए कि उसके इफेक्ट ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ दोनों के लिए खतरात हैं। और अगर प्रॉपर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट किए जाएं और इको फ्रेंडली फार्मिंग प्रैक्टिसेस करवाई जाएं, इन प्रैक्टिसेस को प्रमोट करवाया जाए तो वाटर पोल्यूशन को काफी हद तक खत्म किया जा सकता है। स्टूडेंट कुछ समझ आइए, देखिए जरूरी नहीं है कि आपको ये ऐसे उठा के दिया जाएगा। मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो बातें मैंने आपके सामने अपने लेक्चर्स में पेश की हैं कि आपने इन इन चीजों का ख्याल रखना है, तो मेरी कोशिश सिर्फ यही है कि मैं वो चीज आपको प्रैक्टिकल करके भी बताऊं। इसके अलावा हम ग्राफ्स भी डिस्कस करेंगे, हम टेबल्स भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ताकि जो आपकी प्रैक्टिस है वो इस चैनल के थ्रू परफेक्ट हो जाए। अगर आपको लगता है कि आपको ये चैनल कोई फायदा दे सकता है तो आप ये लेक्चर देखें। तो अगर आपको लगता है कि किसी और के थ्रू आपको फायदा पहुंचता है, किसी और के थ्रू आप कामयाब हो सकते हैं, तो आप उसकी तरफ मूव करें। मैं आपको हर किसी इस चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगी कि आप मेरे ही लेक्चर देखें। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि इन लेक्चर से आपको फायदा होता है, फायदा हो सकता है, आप कामयाब हो सकते हैं, तो आप इन लेक्चर को जब देखें तो प्लीज फुल फोकस से देखें। फुल फोकस से देखने से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होंगे। तो सो मल्टीटास्किंग इज नॉट पॉसिबल एट एनी टास्क। एक तरफ आप एक लेक्चर देख रहे हैं तो उसी की तरफ आपने अपना फोकस रखना है, इधर उधर आपने फोकस नहीं करना। Additionally, the issue of plastic waste has gained prominence. स्टूडेंट एक नया पैराग्राफ आ गया है। नए पैराग्राफ में कौन सा कॉन्सर्न लिया गया है? प्लास्टिक वेस्ट। स्टूडेंट एयर पोल्यूशन को हमने डिस्कस किया, डिफॉरेस्टेशन को किया, उसके बाद हमने वाटर पोल्यूशन को किया, अब हम प्लास्टिक वेस्ट को कर रहे हैं। यानी कि स्टूडेंट हर पैराग्राफ में आपने एक एक कॉन्सर्न को डिस्कस करना है। स्टूडेंट आपने कहीं पीछे पैराग्राफ में ये चीज कहीं नोट की हो कि मैंने आपको जब वाटर पोल्यूशन का मैंने आपको डिस्कस करवा रही हूँ, वाटर पोल्यूशन का जब मैंने आपके सामने पैराग्राफ रखा है, तो आपके सामने अगर मैंने कोई ऐसी लाइन उसमें लिखी हो, कोई ऐसा वर्ड इसमें लिखा हो जो कि वाटर पोल्यूशन के रिलेटेड लिखा हो, तो इस क्या ये पॉसिबल है? क्या मैंने ऐसा काम किया है? मैंने ऐसा काम नहीं किया, बल्कि मैंने जब वाटर पोल्यूशन का जिक्र किया तो मैंने वाटर पोल्यूशन के काज, इफेक्ट और सोल्यूशन बताया आपको। जब मैंने एयर पोल्यूशन का जिक्र किया, मैंने एयर पोल्यूशन की काज, इफेक्ट और सोल्यूशन बताया। अब मैं प्लास्टिक वेस्ट की बात कर रही हूँ तो प्लास्टिक वेस्ट के काज, इफेक्ट और आपको सोल्यूशन बताऊंगी। तो स्टूडेंट्स एक बात आपने याद रखनी है कि मैंने हर पैराग्राफ को एक दूसरे से इंटरलिंक जरूर किया है। मैंने हर पैराग्राफ को एक दूसरे से इंटरलिंक कैसे किया? जैसे अपनी जो फर्स्ट लाइन है स्टूडेंट, मैंने अपनी फर्स्ट लाइन के थ्रू हर पैराग्राफ को इंटरलिंक किया है। यानी कि इश्यू ऑफ प्लास्टिक वेस्ट हैज गेन प्रोमिनेंस, यानी कि और भी कंसर्न है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड पैराग्राफ में हम लोग ने क्या चीज कही कि इन अदर इंपॉर्टेंट, यानी कि जो फर्स्ट है उसमें ऑलरेडी हम एक डिस्कस कर चुके हैं चीज। हम इन चीजों से अपने एग्जामिनर को इम्प्रेस कर लेते हैं, इन चीजों से हम अपने एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन डाल देते हैं कि हमें एक चीज आती है। यानी कि ये जो सीक्वेंस है मैं आपके सामने ऐसे लिख रही हूं, इसी सीक्वेंस से आपने वहां पे ऐसे लिखना है। सिंगल यूज प्लास्टिक्स और मेजर कंट्रीब्यूटर टू मैराइन पॉपुलेशन, harming marine life and ecosystem। काजिस क्या है? सिंगल यूज प्लास्टिक और अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू मैराइन पॉपुलेशन। आगे बताया जा रहा है कि इसके प्लास्टिक वेस्ट के इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो प्लास्टिक वेस्ट जो होती है वो मैराइन पॉपुलेशन की बहुत बड़ी वजह बनती है। यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं जो प्लास्टिक वेस्ट होता है वो समंदर में बहा देते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं जिसकी वजह से जो हमारी मैराइन लाइफ होती है वो बहुत बुरी तरह से तबाह हो जाती है। हार्मिंग मैराइन लाइफ एंड इकोसिस्टम्स।
Governments and industries can promote the use of biodegradable alternatives and implement recycle programs to reduce plastic waste. सबसे पहली लाइन में टॉपिक बताया गया, क्या बताया गया? प्लास्टिक वेस्ट। सेकेंड लाइन में काज एंड इफेक्ट बताए गए कि सिंगल यूज प्लास्टिक, यानी कि ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है ये काज है। प्लास्टिक वेस्ट का काज क्या है? सिंगल यूज प्लास्टिक है। और आगे बताया गया कि आर अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू मैराइन पॉपुलेशन, कि मेजर कंट्रीब्यूटर है मैराइन पॉपुलेशन के लिए, हार्म करते हैं मैराइन लाइफ को और इकोसिस्टम को। यानी कि इसके वापस इफेक्ट भी बताए जा रहे हैं आपको कि इसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं। Governments and industries can promote the use of biodegradable alternatives and implement recycle programs to reduce plastic waste. तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा फिफ्थ पैराग्राफ भी खत्म होता है। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। Combating climate change requires a Combating climate change requires a global effort, including transitioning to renewable energy, promoting energy efficiency, and adopting sustainable agriculture practices. यानी कि क्लाइमेट चेंज को बताया गया इसमें, उसमें उसके इफेक्ट बताए गए हैं, साथ में उसके solutions बताए गए हैं। In conclusion, addressing environmental problem is crucial for the well-being of our planet and future generations. यानी कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को एड्रेस करना, यानी कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन करना, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए मैंने अपने लास्ट पैराग्राफ में एक चीज यूज किया है, इन कंक्लूजन, यानी कि मैं एक दफा आपको अपना प्रीवियस पैराग्राफ दिखा देती हूँ कि कंबाटिंग क्लाइमेट चेंज रिक्वायर अ ग्लोबल एफर्ट इंक्लूडिंग ट्रांजिशनिंग, यानी कि पहली लाइन में क्या चीज है? क्लाइमेट चेंज including transitioning to renewable energy, promoting energy efficiency and adopting sustainable agriculture practices. यानी कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को एक्सप्लेन किया गया है। तो स्टूडेंट आपको कहीं नजर आ रहा है कि अगर मैं यहाँ पे कहती कि ये मेरा लास्ट पैराग्राफ है, ये मेरा कंक्लूजन वाला पैराग्राफ है, तो ये आपको समझ आ रही है कि कंक्लूजन वाला पैराग्राफ है? हरगिज नहीं स्टूडेंट, ये कंक्लूजन वाला पैराग्राफ है ही नहीं, क्योंकि इसके साथ तो मैंने इन कंक्लूजन या टू कंक्लूड ऐसी कोई चीज यूज ही नहीं की, ऐसा कोई पैराग्राफ मैंने, ऐसा कोई वर्ड मैंने यूज ही नहीं किया जिससे मेरे एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे मैं अपनी बात खत्म करने वाली हूँ, यहाँ पे मैं अपनी चीज आप खत्म करने वाली हूँ, अपनी जो बात है, अपनी डिस्कशन है एक टॉपिक के ऊपर, वो खत्म करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या वर्ड यूज किया है? मैंने यूज किया है इन कंक्लूजन। In conclusion, addressing environmental problem is crucial for the well-being of our planet and future generations. Governments, industries, and individuals must work together to find effective solutions. यानी कि स्टूडेंट्स ये जो लास्ट पैराग्राफ है, इसमें ऑल ओवर द थिंग जितनी चीजें आपके पैराग्राफ में एक्सप्लेन हुई हैं, जितनी चीजें मैंने अपने टोटल ऐसे में, जितना ऐसे मैंने आपके सामने लिखा है, यहाँ पे जितना ऐसे मैंने लिखा है, उस ऐसे में मैंने जितनी चीजें एक्सप्लेन की हैं, जितनी चीजें काजेज बताए हैं, इफेक्ट्स बताए, मैं लास्ट पैराग्राफ में उन तमाम चीजों का सोल्यूशन बता रही हूँ कि गवर्नमेंट्स, industries and individuals must work together to find effective solutions. In conclusion, यानी कि इन कंक्लूजन ये चीज आपने नहीं बोलनी स्टूडेंट कि जब आप अपना कंक्लूजन वाला पैराग्राफ लिखते हैं तो आप ऐसा वर्ड अपना यूज करें जिससे एग्जामिनर को पता चल जाए कि ये बच्चा अपना पैराग्राफ खत्म करने वाला है। तो इन कंक्लूजन, एड्रेसिंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इज क्रूशियल फॉर द वेल बीइंग ऑफ आवर प्लेनेट एंड फ्यूचर generations. Governments, industries, and individuals must work together to find effective solutions by implementing sustainable practices, embracing renewable energy, and promoting. Sorry, students. By implementing sustainable practices, embracing renewable energy, and promoting environmental awareness, we can create a cleaner, healthier,
and more sustainable world। स्टूडेंट कंक्लूजन वाले पैराग्राफ में मैंने आपके सामने पहली चीज क्या एक्सप्लेन की कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को एड्रेस करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, या हमारे प्लेनेट के लिए, प्लेनेट की वेलबींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी में मैंने क्या चीज बताई कि गवर्नमेंट को, इंडस्ट्रीज को और इंडिविजुअल को काम करना चाहिए, एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, तो ताकि वो इफेक्टिव सॉल्यूशंस को फाइंड कर सकें। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करते हुए, जैसे कि एम्ब्रेसिंग रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि स्टूडेंट आप ऐसे सोर्सेज यूज कर सकते हैं जो कि वापस रिन्यूएबल हो सकते हैं। एंड प्रोमोटिंग इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, यानी कि जितना ज्यादा आप अवेयरनेस फैला सकते हैं अपनी इन्वायरमेंट के रिलेटेड। स्टूडेंट ये आपका इन्वायरमेंट है, ये आपका इन्वायरमेंट है, ये हमारा इन्वायरमेंट है, हम लोग मिलके इस चीज को क्लीन कर सकते हैं, हम मिलके इसके बारे में स्टेप उठा सकते हैं। आप ये ना देखेंगे जो दूसरा बंदा है वो इन्वायरमेंट को, हमारे माहौल को गंदा कर रहा है, तो हम भी उठ के उसको फॉलो करें। तो स्टूडेंट आप ये भी तो कर सकते हैं कि आप अपने माहौल को साफ करने में एक किरदार अदा कर सकते हैं। आप ट्रीज को प्लांट कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि आपके हाथ में जो गंद है स्टूडेंट, आप वो नीचे सड़क में फेंकने के बजाय स्टूडेंट आप वो डस्टबिन में भी तो फेंक सकते हैं। या आप अगर गाड़ी में बैठे हैं तो आप जो अपना चीजें, आपने अगर कोई चीज खाई है तो उसका जो रैपर है आप वो गाड़ी के नीचे फेंकने के बजाय स्टूडेंट, ये हम में से बहुत लोग हैं जो हम करते हैं, मोस्टली मैं भी कर लेती हूँ, आप भी कर लेते हैं। तो आज से हम मिलकर इस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ आज हमने ये ऐसे रीड किया है, ऐसे मैंने आपके सामने लिखा है ताकि ये आपका जो आइल्स का एग्जाम है ये आपके लिए मुश्किल ना हो। तो उम्मीद है कि आपके इस ऐसे से, इस टॉपिक से कुछ ना कुछ तो फायदा जरूर हुआ होगा। तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि क्या मैं इस किस्म के एक दो एसेस आपके सामने फिर प्रैक्टिस करवाऊं, या ये एसे आपके लिए काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।